हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वीन विक्टोरिया के बारे में देखेंगे, जिसको महारानी विक्टोरिया के नामों से भी जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। महारानी विक्टोरिया ने अपने गुणों, स्वभाव और व्यक्तित्व की छाप छोड़कर ब्रिटेन प्रतिष्ठा बढ़ा दी। ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार, ताज की नाजुक स्थिति और दुनिया का व्यापक परिवर्तन का समय। ऐसी अस्थिर स्थिति में विक्टोरिया रानी ने ब्रिटिश सत्ता पूरे शक्ति के साथ संभाली। उनकी क्षमता का निशान समय पर ही इतना बड़ा, उस समय को विक्टोरियन युग कहा जाता है। ब्रिटेन में सामाजिक और राजकीय बड़ा बदलाव इसी समय में हुआ था। शासन अवधि की बात करें तो 20 जून 1837 से 22 जनवरी 1901। राज्याभिषेक हुआ था 28 जून 1838 को। पूर्ववर्ती जो इनके पहले थे विलियम IV और इनके उत्तरवर्ती जो थे एडवर्ड VII। दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 को लगी थी। जन्म हुआ था इनका 24 मई 1819 को। निधन हुआ 22 जनवरी 1901 को 81 वर्ष की उम्र में। समाधि जो 4 फरवरी 1901 को हुआ इनका पूरा नाम जो था एलेक्जेंड्रिना विक्टोरिया, घराना था हैनोवर। विक्टोरिया अलेक्जेंड्रा विक्टोरिया 24 मई 1819 में जन्म और 22 जनवरी 1901 में मृत्यु। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रानी 20 जून 1837 से 1901 में उनकी मृत्यु तक थी। विक्टोरियन युग के रूप में जानी जाती है। उनका 63 साल और 7 महीने का शासनकाल लंबा है। उसके किसी भी पूर्ववर्ती की तुलना में यह यूनाइटेड किंगडम के भीतर औद्योगिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और सैन्य परिवर्तन का काल था और इसे ब्रिटिश साम्राज्य के एक महान विस्तार द्वारा चिन्हित किया गया था। 1876 में संसद ने उन्हें भारत की महारानी का अतिरिक्त खिताब दिया। विक्टोरिया प्रिंस एडवर्ड, ड्यूक ऑफ कैंट, स्टेफेने किंग जॉर्ज का चौथा बेटा की बेटी थी। सेक्से कोबर्ग सोलफेल्ड की राजकुमारी विक्टोरिया। 1820 में ड्यूक और उसके पिता दोनों की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी मां और उसके साथी जॉन कॉनरॉय ने उसकी देखरेख में उसका पालन पोषण किया। अपने पिता के 3 बड़े भाइयों की वैध मुद्दे के बिना मृत्यु हो जाने के बाद उन्हें 18 वर्ष की आयु में राजगद्दी मिली। हालांकि एक संवैधानिक सम्राट, निजी तौर पर विक्टोरिया ने सरकारी नीति और मंत्री स्तरीय नियुक्तियों को प्रभावित करने का प्रयास किया। सार्वजनिक रूप से वह एक राष्ट्रीय आइकन बन गई, जिससे व्यक्तिगत नैतिकता के सख्त मानकों के साथ पहचाना गया। विक्टोरिया ने 1840 में सेक्से कोबर्ग और गोथा के अपने चचेरे भाई प्रिंस अल्बर्ट से शादी की। उनके बच्चे ने पूरे महाद्वीप में शाही और महान परिवारों में शादी की। विक्टोरिया ने यूरोप की राजघरानों में यूरोप की दादी और सेमोफोलिया फैलाने में कमाई हुई। 1861 में अल्बर्ट की मृत्यु के बाद विक्टोरिया गहरे शोक में डूब गई और सार्वजनिक दिखावे से बच गई। उसके एकांत के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम में गणतंत्रवाद ने अस्थायी रूप से ताकत हासिल की, लेकिन उसके शासनकाल के उत्तरार्ध में उसकी लोकप्रियता पुनः प्राप्त हुई। उनकी गोल्डन और डायमंड जुबली सार्वजनिक उत्सव के समय थे। 1901 में इसले ऑफ वाइट में उनकी मृत्यु हुई। हैनोवर हाउस के अंतिम ब्रिटिश सम्राट उन्हें हाउस ऑफ सेक्से कोबर्ग और गोथा ने उन्हें बेटे एडवर्ड VII द्वारा सफल बनाया गया था। जीवन की बात करें तो विक्टोरिया का जन्म 1819 के मई मास में हुआ था। वे 8 महीने में की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। विक्टोरिया के मामा ने उनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य बड़ी निपुणता से संभाला। वे स्वयं भी बड़े योग्य और अनुभवी व्यक्ति थे। साथ ही वे पुरानी सभ्यता के पक्षपाती थे। विक्टोरिया को किसी भी पुरुष से एकांत में मिलने नहीं दिया गया, यहाँ तक कि बड़ी उम्र के नौकर चाकर भी उनके पास नहीं आ सकते थे। जितनी देर वो शिक्षकों से पढ़ती थी, उनकी माँ या धाय उनके पास बैठी रहती थी पढ़ाई में। विक्टोरिया के पिता प्रिंस एडवर्ड केंट के ड्यूक और स्टेफन यूनाइटेड किंगडम के राजा जॉर्ज III के चौथे बेटे थे। 1817 तक एडवर्ड की भतीजी वेल्स की राजकुमारी चार्लोट जॉर्ज III की एकमात्र वैध पोती थी। 1817 में उनकी मृत्यु ने एक उत्तराधिकार संकट को जन्म दिया, जिसने केंट के ड्यूक और उसके अविवाहित भाइयों पर शादी करने और बच्चा पैदा करने का दबाव डाला। 1818 में उन्होंने सेक्से कोबर्ग सालेफेल्ड की राजकुमारी विक्टोरिया से शादी की।
जो एक विधवा जर्मन राजकुमारी थी, जिसके 2 बच्चे थे, कार्ल जिनका जन्म 1804 में हुआ था, और फ्योडेरा, जबकि लिंगिन के राजकुमार ने उसकी पहली शादी हुई। उसका भाई लियोपोल्ड राजकुमारी चार्लेट का विधुर था, ड्यूक और डचेस ऑफ केंट के एकमात्र बच्चे थे। विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 को लंदन के केसिंगटन पैलेस के सुबह 4:15 हुआ था। विक्टोरिया ने कैंटरबरी के ऑक बिशप चार्ल्स मेंटर सटन द्वारा 24 जून 1819 को केसिंगटन पैलेस में कोपाला कक्ष में निजी तौर पर नामांकित किया गया था। रूस के सम्राट अलेक्जेंडर और उनके बाद उनके एक देवता अलेक्जेंड्रिना का बपतिस्मा हुआ। उनकी मां केंट के सबसे बड़े भाई जॉर्ज प्रिंस रीजेंट के निर्देशों पर उसके माता पिता जॉर्जिना शॉर्लेट और अगस्टा द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त नाम हटा दिए गए। जन्म के समय जॉर्ज के 4 सबसे बड़े बेटों के बाद उत्तराधिकारी की पंक्ति में 5वें स्थान पर था। प्रिंस रीजेंट फ्रेडरिक ड्यूक ऑफ यॉर्क, विलियम ड्यूक ऑफ कोलरेंस और विक्टोरिया के पिता एडवर्ड ड्यूक ऑफ केंट। प्रिंस रीजेंट के कोई जीवित बच्चे नहीं थे और ड्यूक ऑफ यॉर्क के कोई बच्चे नहीं थे। इसके अलावा दोनों को उनकी पत्नियों से अलग कर दिया, जो दोनों पिछले बच्चे की उम्र में थे। इसलिए सबसे बड़े भाइयों के आगे कोई वैध बच्चा होने की संभावना नहीं थी। विलियम और एडवर्ड ने 1818 में एक ही दिन की शादी की, लेकिन विलियम की दोनों वैध बेटियों की मृत्यु शिशुओं के रूप में हुई। इनमें से पहली राजकुमारी शॉर्लेट थी, जो विक्टोरिया के जन्म से 2 महीने पहले 27 मार्च 1819 को पैदा हुई थी और मर भी गई थी। जनवरी 1820 में विक्टोरिया के पिता का निधन हो गया। जब विक्टोरिया की उम्र 1 साल से कम थी, एक हफ्ते बाद उसके दादा की मृत्यु हो गई और उनके सबसे बड़े बेटे जॉर्ज चतुर्थ के रूप में उनकी मृत्यु हो गई। फ्रेडरिक और विलियम के बाद सिंहासन के लिए विक्टोरिया तीसरे स्थान पर थी। विलियम की दूसरी बेटी कोलरेंस की राजकुमारी एलिजाबेथ 10 दिसंबर 1820 से 4 मार्च 1821 तक 12 सप्ताह तक रही और उस अवधि में विक्टोरिया लाइन में 4थे स्थान पर थी। ड्यूक ऑफ यॉर्क की मृत्यु 1827 में हुई। उसके बाद 1830 में जॉर्ज IV द्वारा सिंहासन उनके अगले जीवित भाई विलियम को दे दिया गया और विक्टोरिया उत्तराधिकारी बन गए। रीजेंट्स एक्ट 1830 ने विक्टोरिया की मां के मामले में रीजेंट के रूप में कार्य करने के लिए विक्टोरिया की मां के लिए विशेष प्रावधान। जबकि विक्टोरिया अभी भी नाबालिग थी, किंग विलियम ने डचेस की क्षमता को रीजेंट होने के लिए अविश्वास किया और 1836 में उन्हें अपनी उपस्थिति में घोषणा की कि वो विक्टोरिया के 18वें जन्मदिन तक रहना चाहते हैं, ताकि एक रीजेंसी से बचा जा सके। इसके साथ ही अगर हम उत्तराधिकारी की बात करें, विक्टोरिया ने बाद में अपने बचपन को बलिक उदासी के रूप में वर्णित किया। उसकी मां बेहद सुरक्षात्मक थी और विक्टोरिया को तथाकथित केसिंगटन सिस्टम के तहत अन्य बच्चों से काफ़ी हद तक अलग कर दिया गया। डचेस द्वारा तैयार किए गए नियमों और प्रोटोकॉल का एक विस्तृत सेट और उसके महत्वाकांक्षी दबंग कंप्ट्रोलर सर जॉन कॉनरॉय को अफवाह थी कि डचेस का प्रेमी बनना। इस प्रणाली ने राजकुमार को उन लोगों से मिलने से रोका जिन्हें उसकी मां और कॉनरॉय ने अवांछनीय समझा और उसे कमजोर और उन पर निर्भर रहने के लिए डिजाइन किया गया था। डचेस ने अदालत से परहेज किया क्योंकि वह किंग विलियम के नाजायज बच्चों की मौजूदगी से तिल मिला गई थी। विक्टोरिया ने हर रात अपनी मां के साथ एक बेडरूम साझा किया, एक निजी समय सारणी के लिए निजी ट्यूटर्स के साथ अध्ययन किया और अपनी गुड़िया और उसके राजा चार्ल्स स्पेनियल डैश के साथ अपने खेल के घंटे बिताए। 1830 में डचेस ऑफ केंट और कॉनरॉय ने विक्टोरिया को इंग्लैंड के केंद्र में ले लिया, जो मालवेन हिल्स की यात्रा करने के लिए कस्बों और महान देशों के घरों में रास्ते से रुकते थे। इंग्लैंड और वेल्स के अन्य हिस्सों में इसी तरह की यात्रा 1832, 1833, 34 और 35 में की गई थी। राजा की नाराजगी के लिए विक्टोरिया का प्रत्येक पड़ाव उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया। विलियम ने शाही प्रगति की यात्रा की तुलना की और चिंतित थे। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के बजाय विक्टोरिया को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में चित्रित किया। विक्टोरिया ने यात्राओं को नापसंद किया। सार्वजनिक प्रदर्शन के लगातार दौर ने उन्हें थका दिया और बीमार कर दिया और उनके आराम करने के लिए बहुत कम समय था।
उसने राजा की अस्वीकृति के आधार पर आपत्ति जताई, लेकिन उसकी मां ने ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसकी शिकायतों को खारिज कर दिया और विक्टोरिया को पर्यटन जारी रखने के लिए मजबूर कर दिया। अक्टूबर 1835 में राम्सगेट में विक्टोरिया को एक गंभीर बुखार हुआ, जिसे कॉनराय से शुरू एक बचकानी दिखावा के रूप में खारिज कर दिया गया। जबकि विक्टोरिया बीमार थे, कॉनराय और डचेस ने असफलता से उन्हें कॉनराय को अपना निजी सचिव बनाने के लिए मान लिया। एक किशोरी के रूप में विक्टोरिया ने अपनी मां और कॉनराय द्वारा उसके अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने से लगातार प्रयासों का विरोध किया। एक बार रानी बनने के बाद उन्होंने उसे अपने उपस्थिति से प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन वो अपनी मां के घर में ही रही। 1836 तक विक्टोरिया ने मामा लियोपोल्ड को 1831 से बेल्जियम के राजा थे उनकी शादी राजकुमार अल्बर्ट अपने भाई एंसेंट ड्यूक ऑफ सेक्स कोबर्ग और गोथा के बेटे से करने की उम्मीद थी। लियोपोल्ड ने अल्बर्ट के साथ परिचय के उद्देश्य से विक्टोरिया की मां के लिए मई 1836 में अपने कोबर्ग रिश्तेदारों को आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि विलियम IV ने कोबर्ग के साथ किसी भी मैच को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय नीदरलैंड के प्रिंस अलेक्जेंडर के सूट का समर्थन किया, जो प्रिंस ऑफ ऑरेंज का दूसरा बेटा था। विक्टोरिया को विभिन्न वैवाहिक योजनाओं के बारे में पता था और उन्हें योग्य राजकुमारों की परेड की आलोचना थी। उसकी डायरी के अनुसार उसने शुरुआत से ही अल्बर्ट की कंपनी का आनंद लिया। यात्रा के बाद उसने लिखा, उसके बाल मेरे जैसे ही रंग के हैं, उसकी आंखें बड़ी और नीली है, उसके पास एक सुंदर नाक है और ठीक दांतों के साथ बहुत प्यारा मुंह है। लेकिन आकर्षण उसका प्रतिज्ञान, उसकी अभिव्यक्ति है जो सबसे अधिक आनंदमय है। दूसरी ओर अलेक्जेंडर उसने बहुत ही सादे रूप में वर्णित किया। विक्टोरिया ने किंग लियोपोल्ड को लिखा, जिससे वो अपना सबसे अच्छा और दयालु सलाहकार मानती थी। उसे धन्यवाद देने के लिए, बहुत खुशी की संभावना के लिए जो अपने मुझ में योगदान दिया। प्रिय अल्बर्ट के व्यक्तित्व, उसके पास हर गुणवत्ता है, यह मुझे पूरी तरह से खुश करने के लिए वांछित हो सकता है। वह इतना समझदार है कि इतना दयालु है और इतना अच्छा है, इतना मिलनसार भी है। उसके पास सब अधिक मनभावन और रमणीय बाहरी रूप है जो संभवतः देख सकते हैं। हालांकि अल्बर्ट में रुचि रखते थे और फिर भी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। पार्टियों ने औपचारिक सगाई नहीं की, लेकिन यह मान लिया गया कि मैच तय समय में होगा। प्रारंभिक शासनकाल की बात करें तो सबसे पहले विक्टोरिया ने 24 मई 1837 को 18 वर्ष की हो गई और एक रीजेंसी से बचा गया। एक महीने से कम समय के बाद 20 जून 1837 को विलियम IV एवं 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया और विक्टोरिया यूनाइटेड किंगडम की रानी बन गई। अपनी डायरी में उन्होंने लिखा है, मैं 6 बजे मम्मा से जगा था। किसने मुझे कैंटरबरी के आकर्षक और लॉर्ड केनिगाम ने बताया था कि मुझे देखने की इच्छा थी। मैं बिस्तर से उठकर अपने सिटिंग रूम में चला गया और उन्होंने देखा। लॉर्ड कॉनगेम ने फिर मुझे परिचित किया। मेरे गरीब चाचा राजा कोई और नहीं था और आज सुबह 12:02 पर समाप्त हो गया था और इसके परिणाम स्वरूप मैं क्वीन हूँ। इसके शासनकाल के पहले दिन तैयार किए गए आधिकारिक दस्तावेजों ने उसे अलेक्जेंड्रिना विक्टोरिया के रूप में वर्णित किया, लेकिन पहला नाम इसकी इच्छा पर वापस ले लिया गया था और दोबारा इस्तेमाल नहीं किया गया। 1714 के बाद से ब्रिटेन ने जर्मनी में हनोवर के साथ एक सम्राट साझा किया था, लेकिन सालिक कानून के तहत महिलाओं को हनोवरियन उत्तराधिकार से बाहर रखा गया, जबकि विक्टोरिया को सभी ब्रिटिश डोमिनियन विरासत में मिले। उसके पिता के लोकप्रिय छोटे भाई ड्यूक ऑफ कॉवरलैंड हनोवर के राजा बने। जब वो निसंतान थी तब वो उत्तराधिकारी थी। विक्टोरिया के प्रवेश के समय सरकार का नेतृत्व विंग प्रधानमंत्री लॉर्ड मेलबर्न ने किया था। प्रधानमंत्री ने एक बार राजनीतिक रूप से अनुभवहीन रानी पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाला जो सलाह पर उन पर निर्भर थे। चार्ल्स ग्रीवेल का मानना था कि विधवा और निसंतान मोलबर्न उनके प्रति भावुक थे क्योंकि वो उनकी बेटी हो सकती थी यदि वो एक थी, और विक्टोरिया ने शायद उन्हें एक पिता के रूप में देखा। 28 जून 1838 को वेस्टमिंस्टर एब्बे में उनका राज्याभिषेक हुआ। समारोह में लगभग
40,000 से अधिक आगंतुक लंदन आए थे। वह बकिंगम पैलेस में निवास करने वाली पहली संप्रभु बन गई और उसने लेकेस्टर और कॉर्नवाल की डचिस का राजस्व विरासत में मिला और साथ ही नागरिक सूची भत्ता भी दिया गया। आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण उसने अपने पिता के ऋणों का भुगतान किया। उसके शासनकाल की शुरुआत में विक्टोरिया लोकप्रिय थी, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा 1839 की अदालत में तब बदनाम हुई जब उनकी मां ने लेडी इन वेटिंग लेडी फ्लोरा हेस्टिंग्स में से एक ने पेट का विकास किया, जिसे व्यापक रूप से एक अफवाह बताया गया। सर जॉन कॉनरॉय द्वारा विवाह के गर्भधारण विक्टोरिया ने अफवाह पर विश्वास किया। वो कॉनराव से नफरत करती थी और उस ओजस्वी लेडी फ्लोरा की घृणा करती थी, क्योंकि उसने कॉन्साई और केसिंगटन सिस्टम के डचेस ऑफ केंट के साथ साजिश रची थी। सबसे पहले लेडी फ्लोरा ने एक अतरंग चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया था, जब तक कि फरवरी के मध्य में वो अंततः सहमत नहीं हुई, उसे कुंवारी पाया गया। कॉनराय हेसिंगटस परिवार और विरोधी टोरीज ने एक प्रेस अभियान आयोजित किया जिसमें रानी की लेडी फ्लोरा के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने के लिए प्रेरित किया गया। जब जुलाई में लेडी फ्लोरा की मृत्यु हो गई तो पोस्टमार्टम से उसके लीवर पर एक बड़ा ट्यूमर होने का पता चला, जिसने उसके पेट को विकत्रित कर दिया। सार्वजनिक रूप से दिखाई देने पर विक्टोरिया ने मिसेज मोलबर्न के रूप में पेश किया था। 1839 में मेलबर्न ने रेडिकल और टोरीज दोनों, जिनमें से विक्टोरिया ने विरोध किया था, जमैका ने संविधान को निलंबित करने के विधेयक के खिलाफ मतदान किया। इस विधेयक ने बागान मालिकों से राजनीतिक शक्ति को हटा दिया जो गुलाबी के उन्मूलन से जुड़े उपायों का विरोध कर रहे थे। रानी ने नया मंत्रालय बनाने के लिए टोरी सर रॉबर्ट पील को कमीशन किया। उस समय यह प्रधानमंत्री के लिए रॉयल घरेलू सदस्यों को नियुक्त करने के लिए प्रथागत था, जो आमतौर पर उनके राजनीतिक सहयोगी और उनके प्रति थे। शयन कक्ष की रानी की कई महिलाएं विंग्स की पत्नियां थीं और पील ने उन्हें टोरी की पत्नियों के साथ बदलने की उम्मीद दी थी। मेलबर्न द्वारा सलाह दी जाने वाली विक्टोरिया को वेड चैम्बर संकट के रूप में जाना जाता था। उनके हटाने पर आपत्ति जताई पील ने रानी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को तहत शासन करने से इनकार कर दिया और फलस्वरूप अपने आयोग को इस्तीफा दे दिया, जिससे मेलबर्न कार्यालय वापस आ गया। अगर इनकी विवाह की बात, क्वीन विक्टोरिया की शादी सेक्स कोबर्ग और गथा के राजकुमार अल्बर्ट और क्वीन विक्टोरिया की वेडिंग ड्रेस, एक भव्य कमरे में एक भव्य शादी में भाग लेने वाले लोग द्वारा तैयार की गई पेंटिंग विक्टोरिया अल्बर्ट की शादी जॉर्ज हैटर द्वारा चित्रित। हालांकि विक्टोरिया अब रानी थी, एक अविवाहित युवती के रूप में उसने अपनी मां के साथ रहने के लिए सामाजिक सम्मेलन की आवश्यकता थी। हालांकि केसिंगटन सिस्टम और कॉन्डो पर उसकी मां की निर्भरता का मतभेद था। उसकी मां के बकिंगम पैलेस के एक दूर दराज के अपार्टमेंट ले जाया गया और विक्टोरिया ने अक्सर उसे देखने से इनकार कर दिया। जब विक्टोरिया ने मोलबर्न से शिकायत की कि उसकी मां की निकटता ने कई वर्षों तक पीड़ा का वादा किया तो मोलबर्न ने सहानुभूति व्यक्त की, लेकिन कहा कि इसे शादी से बचा जा सकता है, जिसे विक्टोरिया ने एक वैकल्पिक कहा। विक्टोरिया ने अल्बर्ट की शिक्षा में रुचि दिखाई। भविष्य की भूमिका के लिए उन्हें अपने पति के रूप में भूमिका निभानी, लेकिन उन्होंने उन्हें वेडलॉक के रूप में भाग लेने के लिए प्रयासों का विरोध किया। विक्टोरिया ने अक्टूबर 1839 में अपनी दूसरी यात्रा के बाद अल्बर्ट की प्रशंसा करना जारी रखा। अल्बर्ट और विक्टोरिया ने अपने स्नेह महसूस किया और रानी ने 15 अक्टूबर 1839 को अपने विंडसर में आने के 5 दिन बाद ही प्रस्तावित किया। उनका विवाह 10 फरवरी 1840 को सेंट जेम्स पैलेस लंदन के चैपल रॉयल में हुआ था। विक्टोरिया के प्यार हुआ। अपनी शादी के बाद शाम को वह एक सिर दर्द के साथ लेटी रही, लेकिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैं कभी ऐसी शाम बिताई, मेरी सबसे प्रिय अल्बर्ट। उन्होंने अत्यधिक प्यार और स्नेह ने मुझे स्वर्गीय प्यार और खुशी की भावनाएं दी, जो मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया होगा। उसने मुझे अपनी बाहों में लगा और हम फिर एक दूसरे को चूमा। उसकी सुंदरता और उसकी मिठास को सौम्यता, वास्तव में मैं कैसे इस तरह पति के होने के लिए पर्याप्त आभारी हो सकता हूँ। कोमलता के नामों से पुकारा जाना मैंने अभी तक पहले कभी भी आदत नहीं सुनी। विश्वास से परे आनंद था। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा खुशी का दिन था। अल्बर्ट एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सलाहकार के साथ रानी के साथ बन गया, जिन्होंने मोलबर्न को अपनी जीवन के पहले भाग में प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित किया। विक्टोरिया की मां को वेलग्रोव स्क्वायर के इंस्टे हाउस से महल से बाहर निकाल दिया गया और विक्टोरिया की चाची राजकुमारी ऑगस्टा की मृत्यु के बाद
1840 में विक्टोरिया की मां को कैलरेंस और फोर्गोमोर दोनों सदनों में दिया गया था। अल्बर्ट की मध्यस्थता के माध्यम से मां और बेटों के संबंधों में धीरे धीरे सुधार हुआ। विक्टोरिया की हत्या 1840 में एडवर्ड ऑक्सफोर्ड के समकालीन लिथोग्राफ की कोशिश की गई थी। 1840 में विक्टोरिया की पहली गर्भावस्था के दौरान शादी के पहले कुछ महीनों में 18 वर्ष एडवर्ड ऑक्सफोर्ड ने उसकी हत्या का प्रयास किया। जब वो अपनी मां की यात्रा के लिए प्रिंस एल्बर्ट के साथ एक गाड़ी सवार कर रही थी, ऑक्सफोर्ड ने 2 बार गोली चलाई, लेकिन या तो दोनों गोलियां चूक गई। जैसा ही उन्होंने बाद में दावा किया, बंदूकों में कोई गोली नहीं था। उसमें उच्च राजद्रोह के लिए मुकदमा चलाया गया, जो पागलपन के कारण दोषी नहीं पाए गए। अनिश्चित काल के लिए एक पागल आश्रय के लिए प्रतिबंध थे और बाद में ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए भेजा गया। हमले के तत्काल बाद विक्टोरिया की लोकप्रियता बढ़ गई और हेस्टिंग्स के संबंध और शैतानी संकट पर अवशिष्ट असंतोष को कम किया गया। उनकी बेटी, जिसका नाम विक्टोरिया भी है, वो जन्म 21 नवंबर 1840 को वह रानी को गर्भवती होने से नफरत थी, घृणा के साथ स्तनपान कराती थी और नवजात शिशु बदसूरत थे। फिर भी अगले 17 वर्षों में वो अगले अल्बर्ट के 8 बच्चे हुए। विक्टोरिया का परिवार काफी हद तक उसके बचपन के शासन हेनोवर के वेरोनस लुइस लेहजेन द्वारा चलाया गया। लेहजेन का विक्टोरिया पर एक प्रारंभिक प्रभाव था और केसिंगटन प्रणाली के खिलाफ उनका समर्थन किया गया था। अल्बर्ट ने हालांकि सोचा कि लेहनवेज अक्षम था और उसके कुप्रबंधन से उसकी बेटी के स्वास्थ्य को खतरा था और इस मुद्दे पर विक्टोरिया ने अल्बर्ट के बीच एक उग्र रोष के बाद लेहनेज को 1842 में पेंशन दे दी और विक्टोरिया का उसके साथ घनिष्ठ संबंध समाप्त हो गया था। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत पर बहुत शासन किया था, को भंग कर दिया गया था और भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटेन की संपत्ति और रक्षक औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए थे। रानी की संघर्ष का एक अपेक्षाकृत संतुलित दृष्टिकोण था और दोनों पक्षों पर अत्याचार की निंदा की। उन्होंने इस खूनी गृह युद्ध के परिणाम पर आतंक और अफसोस की अपनी भावना को लिखा और जोर देकर कहा, अल्बर्ट ने कहा कि कंपनी से राज्य में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा करने वाले आधिकारिक उद्घोषणा ने भावनाओं को सांस लेनी चाहिए। उदारता, परोपकार और धार्मिक परिश्रम उसके इशारे पर धार्मिक धर्मों और रीति रिवाजों को कम आंकने की धमकी देने वाले एक संदर्भ को धार्मिक स्वतंत्रता के मार्ग से हटा दिया गया था। 1874 के आम चुनाव में डिसरायली सत्ता में लौट आए थे और उन्होंने सार्वजनिक उपासना विनियम अधिनियम 1874 पारित किया, जिसने एंग्लिकन वादियों में कैथोलिक रिवाजों को हटा दिया और जिसे विक्टोरिया ने दृढ़ता से समर्थन किया। वह छोटी सरल सेवाओं को प्राथमिकता देती थी और व्यक्तिगत रूप से खुद को इंग्लैंड के एपिस्कोपल चर्च की तुलना में स्कॉटलैंड के प्रेस्बिटेरियन चर्च के साथ अधिकतर संयोजित मानती थी। डिसरायली ने संसद के माध्यम से रॉयल टाइटल एक्ट को भी धकेला। विक्टोरिया ने 1 मई 1876 से भारत की सम्राज्ञी का खिताब ले लिया। नया शीर्षक 1 जनवरी 1877 के बाद दिल्ली दरबार में घोषित किया गया। 14 दिसंबर 1878 को अल्बर्ट की मौत की सालगिरह विक्टोरिया की दूसरी बेटी एलिस, जिसने हेसी से शादी की थी, डॉमस्टॉड में डिप्थीरिया की मृत्यु हो गई। विक्टोरिया ने तारीखों के संयोजन को लगभग अविश्वसनीय और सबसे रहस्यमय रूप में देखा। वह एक महान दादी बनी और अपना गरीब पुराना 60वां जन्मदिन उसने मेरे प्यारे बच्चों के नुकसान से वृद्ध महसूस किया। अप्रैल 1877 और फरवरी 1878 के बीच उसने रूसो तुर्की और युद्ध के दौरान रूस के खिलाफ काम करने के लिए डिसराय पर दबाव डालने के लिए 5 बार धमकी दी, लेकिन बर्लिन की कांग्रेस के साथ उनकी घटनाओं का उनके निष्कर्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डिसराय की विस्तारवादी विदेश नीति, जिसने विक्टोरिया ने समर्थन किया, और एंग्लो जल युद्ध और द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध ने संघर्ष को जन्म दिया। अगर एक प्रथम दर्श शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए है, उन्होंने लिखा, हमें चाहिए हमलों और युद्धों के लिए तैयार रहें, कहीं ना कहीं अन्य कॉन्टिन्यूली। विक्टोरिया ने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार देखा, सभ्य और सौम्य रूप से अधिक आक्रामक शक्तियों का क्रूर शासकों से देसी लोगों की रक्षा करना या एनेक्सी देशों के लिए
हमारे रिवाज में नहीं है। उन्होंने कहा जब तक हम बाध्य नहीं होते ऐसा करने के लिए मजबूर होते। विक्टोरिया के पतन के लिए डिसाइल ने 1880 तक आम चुनाव हार गए और ग्लैडस्टोन प्रधानमंत्री के रूप में लौटे। जब डिसाइल ने अगले वर्ष की मृत्यु हो गई तो उसे तेजी से गिरते हुए आंसू के द्वारा अंधा कर दिया गया और एक स्मारक गोली उसके आभारी सॉरेन और मित्र विक्टोरिया आर्यन द्वारा रख दी गई थी। तो ये थी महारानी विक्टोरिया के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। क्या है कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में इतना ही नॉलेज रखा जाएगा, इतना ही जानकारी को रखा जाएगा। अगले वीडियो में इस टॉपिक को और आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।